ओके सो वेलकम। और आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स में है। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स की, क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है। तो है हमारे पास कैलकुलेट द एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। और व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ फोटोन, और साथ ही साथ हमारे पास एक और चीज़ है, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कैलकुलेट करना है एनर्जी, और वो भी उसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं, फोटोन की, जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है। और साथ ही साथ हमसे कहा गया है कि मोमेंटम क्या होगा फोटोन का। देखो जनरली क्या होता है, फोटोन के लिए हम क्या कहते हैं, फोटोन इज़ द पार्टिकल ऑफ लाइट। जैसे आइंस्टीन ने कहा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट जिसको आप एक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो, उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि वो एक डिस्क्रीट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। पार्टिकल की पूरी श्रृंखला है जो वहाँ पर फ्लो कर रही है। और अगर ये आपका वेव है, ये आपकी वेव नेचर है, तो ये उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है इसका, इसकी इसकी अब हमारे पास मोमेंटम कितना होगा, तो इसका जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है। और ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट है, जो कहता है वेव के पास पार्टिकल बिहेवियर और पार्टिकल के इक्विवेलेंट वेव बिहेवियर होता है। तो यहाँ तो इसमें हमें क्या होगा, लेमडा हमारे एच प्लांक कांस्टेंट है, वो है हमारे पास, लेमडा हमको दिया गया है। तो हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे सामने एक और फॉर्मूला है जिसको प्लांक रिलेशन कहते हैं। इसे कहते हैं प्लांक्स रिलेशन, जिसको कि आइंस्टीन ने यूज किया था फोटोन की एनर्जी को बताने के लिए। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू। अच्छा आपको मालूम है न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो पहला पोर्शन हमारे पास है कि एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एच की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड जो होता है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं। सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। और लेमडा कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा एक चीज़ खास बात देखो, ये सारा कुछ हमने जो रखा है ये सब MKS सिस्टम में रखा है, जूल में रखा है, मीटर पर सेकेंड में रखा है, एंगस्ट्रॉम यानी मीटर 10⁻⁻10 मीटर में रखा है। अब इसको जब हम सारा गुणा गणित कर देंगे, अब बेसिकली यहाँ गुणा ही करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 है, ये करेगा तो पावर -24 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 0.20 लग जाएगा, इंटू 10⁻24 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। 19.86 16 हो जाएगा। और ये एनर्जी किस में निकलेगी, जूल में। आपने कहा सर कैसे मालूम जूल में, क्योंकि ये सारा MKS में रखा गया है। प्लांक कांस्टेंट जूल सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर है, तो ये सब कुछ जूल में आ गया है। लेकिन जूल में आया है 19.86। हमारा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो फिर क्या करना जाता है। तो अब आप समझो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वही वैल्यू है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 सॉरी कूलाम, हाँ जूल है, सॉरी जूल आएगा। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 19.86 इंटू 10⁻⁻16 जूल दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका सब कुछ कैंसिल होने के बाद ये आपके पास वैल्यू आएगी। उसी के साथ साथ हमें पी भी दिया गया है, तो एच कितना था 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और भाई लेमडा कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻10,
मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जैसे है इसकी वैल्यू, ये होता है जूल पर सेकेंड, और ये है मीटर। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगी, सीधे तौर पे 6.62 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका सीधा तौर पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक पॉइंट क्या है, क्लिक पॉइंट है आपका इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है, जिसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है और पी का ये फार्मूला याद रखना। इन दोनों फार्मूलों की सहायता से आप अपने सवाल का जवाब सही सही दे देंगे। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी फोटॉन्स, लेट मी राइट दिस क्वेश्चन, ये है हमारे पास, हाउ मैनी फोटॉन्स। अच्छा भाई, फोटॉन कितने फोटॉन्स, हाउ मैनी फोटॉन्स ऑफ रेड लाइट, ऑफ रेड लाइट। अच्छा, रेड लाइट कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 6000 एंगस्ट्रॉम होगी। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, तो 3 जीरो जो है वो हट के ये वैल्यू आ गई है। तो कुछ नया नहीं दिया है, ये 6000 एंगस्ट्रॉम लिखने का तरीका है, एंगस्ट्रॉम में नहीं मीटर में। हैव द सेम एनर्जी, आगे लिखा है हैव द सेम एनर्जी। तो हाउ मैनी फोटॉन्स ऑफ रेड लाइट, एक मिनट, हाउ मैनी फोटॉन्स ऑफ हैव द सेम एनर्जी एज वन फोटॉन ऑफ एक्सरे, और वो है एक्सरे और वो लेमडा उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। हाउ मैनी फोटॉन्स ऑफ रेड लाइट हैव द सेम एनर्जी एज वन फोटॉन ऑफ एक्स रे। अच्छा, दो चीज़ें हैं, हाउ मैनी फोटॉन्स। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनकी एनर्जी निकाल लेते हैं। अब यहाँ एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात आएगी। पहले देखो, पहले हम सोल्यूशन में ये निकलेंगे, सोल्यूशन में हमारे पास ये होगा कि हमें मालूम है कि E बराबर जो होता है वो hc/λ होती है। तो फॉर रेड लाइट, भाई रेड लाइट के लिए E एनर्जी कितनी होगी, रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी है 6.62 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, और लेमडा कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी, कुछ आ जाएगी, चलो मान लो कुछ गुणा भाग करने के बाद आ जाएगी, ऐसे ही कर दें, अब ऐसे ही लिख दें, फॉर एक्सरे एनर्जी कितनी हो जाएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और 3 इंटू 10⁻8, और आपके पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ये वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी फोटॉन ऑफ रेड लाइट, मतलब मान लो n फोटॉन है रेड लाइट के, उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, n फोटॉन को एक फोटॉन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कह रहे हैं मान लो n फोटॉन है रेड लाइट के, जिसमें हर रेड लाइट के फोटॉन की एनर्जी ई आर है, उसकी एनर्जी एक फोटॉन, यानी एक फोटॉन किसके, एक्सरे की एनर्जी के बराबर है। तो हमारे n फोटॉन रेड लाइट के एक फोटॉन एक्सरे की एनर्जी के बराबर हैं। तो इसके हिसाब से जो NR होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी EX/ER। अब EX की एनर्जी कितनी है, यहाँ थोड़ा सा बेमतलब में लिख दिया, पहले हमें न्यूमेरिक, पहले उसको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए था, किस तरह से, जस्ट नंबर के फॉर्म में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, फिर हमको इसको सॉल्व करना चाहिए था। खैर चलो, जो हो गया सो हो गया। अब हो गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻8। आप देख रहे हैं क्या किया हमने, यहाँ पर ये रखा है कि आपके पास ये जो E की वैल्यू थी, EX की, वो यहाँ से रखती, उसके बाद डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू रखी, तो ये पूरे का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो NR जो है वो कितना निकलेगा बच्चों, NR की वैल्यू सीधी आ जाएगी
6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻13, तो ये हो जाएगा 60/16 और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, नहीं +6 होगा। 16 छक्का 96, 16 64, 3 कितना आएगा इसका आंसर? इसका आएगा आंसर 3.75 इंटू 10�6 फोटॉन्स। इतने नंबर है, फोटॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 लाख हो गए ना, 3.7 लाख, 3,75,000 फोटोन होंगे। तो एक एक्सरे की जो एनर्जी होगी, एक अकेले एक्सरे के फोटोन की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी 3,75,000 लाल रंग के फोटोनों के बराबर होगी। तो आप सोच सकते हो, एक तरफ 3,75,000 लाल रंग के फोटोन हैं, उनकी टोटल एनर्जी, और इधर एक एक्सरे के फोटोन की एनर्जी। इसीलिए एक्सरे एक बहुत ही एनर्जेटिक रे होती है, और इसी वजह से जब हम उसको मेडिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी को पूरा पेनिट्रेट करके चली जाती है और हमारे एक्सरे प्रोड्यूस करती है। इवन क्रिस्टल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और वो स्कैटर्ड होकर के बाहर सारा हमको उसका बिहेवियर शो करती है। तो दैट इज़ वाई एक्सरे इज, दिस शोज दैट वाई एक्सरे इज सो पावरफुल। ओके, तो ये तो कुछ बातें हो गई हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करते हैं कहाँ का? डिब्रॉगली रिलेशन का है। डिब्रॉय रिलेशन कहते हैं, डिब्रॉगली रिलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, व्हाट इज डिब्रॉगली या डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन electron which has been accelerated, okay, which has been accelerated from rest through a potential difference of 100 volt. Okay, यहाँ पे देखो होना क्या है। डिब्रॉगली ने कहा था कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करता है, इसका मास m है, ये मूव करना शुरू करेगा तो इट कन्वर्टेड टू अ वेव पैकेट, ये एक वेव पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका अपना एक वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, इसको डिब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं और डिब्रॉगली वेवलेंथ h/p के बराबर होता है। सो व्हाट इज द डिब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अब हम कह रहे हैं कि ये जो p है, p बराबर तो mv होता है ना, pv बराबर mv होता है, लेकिन इसको ये मोमेंटम देने के तरीके कई हैं। हम हो सकता है उसको हीट कर दें, यानी कि हम उसको थर्मल एनर्जी दे दें। इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, ठीक है, या ये मतलब दो तो सीधे तरीके हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल उसको प्रोवाइड कराया, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि E बराबर जो होता है उसकी वैल्यू होती है p²/2m। तो यहाँ से p² जो होता है वो 2m E के बराबर हो जाता है। यहाँ से जो p होता है वो √2m E के बराबर हो जाता है। अब यहाँ जो E है ये हम कैसे दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन है उसको v पोटेंशियल दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लेमडा की वैल्यू निकल के आती है h/p। अब यहाँ p की जगह पे आपको क्या रखना है? p की जगह पे रखना है 2m EV, ठीक है। h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। उसके बाद फिर 2 है, इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻34, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। v कितना है हमें नहीं मालूम, v हम जनरल रख रहे हैं। अब आप एक चीज़ खास बात देखो, ये सारा कुछ जो है ये सब कुछ क्या है? ये सब कांस्टेंट है। h कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 12.125 और इधर √v बचा रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात दी गई है तो आप सीधे लिखोगे फॉर इलेक्ट्रॉन द
डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, अब इसको फॉर्मूले की तरह से अपने पास नोट कर लेना। फॉर इलेक्ट्रॉन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लेमडा इज इक्वल टू 12.25 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये एक फार्मूले के तौर पर आप सीधे यूज करें। कैसे आया है फार्मूला वो मैंने बता दिया आपको। तो उस हिसाब से लेमडा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखना शुरू कर दें तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 12.1225 डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा 12.25 बाई 10, ये हो जाएगा 1.225 एंगस्ट्रॉम। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर आप 100 वोल्ट के साथ अगर एक्सेलरेट कराओगे तो जब वो एक्सेलरेशन होगा, मूविंग स्टेट में आएगा, तो डी ब्रॉगली की शर्तानुसार उसका जो वेवलेंथ होगा ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया 1.225 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। देखो बदल गई बात। फाइंड द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट with de Broglie wavelength 1 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर सवाल हमसे कहा जा रहा है कि बताइए एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है अगर उसका de Broglie वेवलेंथ हमारे सामने हो। तो अभी अभी मैंने आपसे बात की है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, चूँकि यहाँ पर भी न्यूट्रॉन है और एनर्जी उसकी बतानी है। अब न्यूट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, कैसे भी एक्सेलरेट हुआ आई डोंट नो, बिकॉज तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, किसी तरह से न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट किया, वो जब एनर्जेटिकली निकला किसी न्यूक्लियर थर्मल प्रोसेस से, तो जैसा भी हुआ। तो लेमडा की वैल्यू क्या थी, ऐसा था ना कि ऐसे था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई, ये फार्मूला था। अब हमें क्या दिया गया, हमें लेमडा दिया गया है, हमसे ई पूछा गया है, तो फार्मूला तो यही है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 2m ई आ गया। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एच स्क्वायर बाई 2m लेमडा स्क्वायर। अगेन माई सजेशन इज जस्ट टू रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, नहीं तो आप इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं किसी भी समय। तो उस हिसाब से हमारे पास आ गई 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 का होल स्क्वायर। उसके बाद हो गया 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया है 1.674 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। अच्छा मैंने तो बता दिया, क्वेश्चन पेपर अगर में क्वेश्चन ये आया है आपके तो आपको वहाँ न्यूट्रॉन की वैल्यू दी रहेगी। याद कर लो, सबसे अच्छा है। लेमडा इज़ 1 एंगस्ट्रॉम, तो -10 का होल स्क्वायर। हम यहाँ 1 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, हम उसको MKS में रखेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ MKS में रखा है। इसका जो आंसर आता है करने के बाद, ये सब कैलकुलेट करके बाद जो हमारा ई आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 13.01 इंटू 10 टू पावर -21 जूल, 21 जूल होगा। और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो 13.01 इंटू 10 टू पावर -21 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू ये वैल्यू, तो ये जाएगा 8.13 इंटू 10 टू पावर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, आंसर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, आंसर ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अब इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ गामा रे हैविंग वेवलेंथ दिस। हमको वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा गया है कि गामा रे की एनर्जी कितनी होगी। तो अगेन वही चीज़ है, हमारे पास वेवलेंथ दी गई है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं इसकी, एस बाई लेम, वही उसी फार्मूले से। एक और क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ के का इसका हम कह सकते हैं आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द, अब हम डी ब्रॉगली ऐसे लिख देते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन की बात आ गई। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन whose kinetic energy is equal to rest energy of an electron। ठीक है, और यहाँ पर सवाल दिया गया, आपको जवाब मतलब सपोर्ट में दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 times that of electron. So calculate the de Broglie wavelength of proton whose kinetic energy is equal to rest energy of an electron. Mass of electron, mass of proton is this. तो यहाँ पर सर, अब यहाँ पर जो सवाल में दिया गया है पहले उसको हम लिख लें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा पी का। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जो प्रोटॉन है ये मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहाँ पर थोड़ी सी नई चीज़ आपके सामने आ गई, जो कि रिलेटिविटी आप नहीं पढ़ रहे हो अपने सिलेबस में। तो रिलेटिविटी में 3 तरह की एनर्जी की बात होती है। एक तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिविस्टिक है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो m-m0c² होती है। एक होती है रेस्ट मास एनर्जी या रेस्ट एनर्जी, ये m0c² के बराबर होती है। और एक होती है टोटल एनर्जी जो कि E=mc², जो फेमस फार्मूला है वो होता है। तो सवाल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रोटॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मास ऑफ प्रोटॉन ½ mv², वो किसके बराबर है? रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन टाइम c²। ये फार्मूला है हमारे पास जो यहाँ पर बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ 2 तरह के मास हैं। एक मास ये है, इसे कहते हैं मूविंग मास। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा हो गया है जो रिलेटिविटी की जानकारी के साथ आ रहा है। तो एक मूविंग मास हो गया और एक आपका रेस्ट मास हो गया। ये दोनों बराबर नहीं होते। सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेनी, दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ½ mp² v² अपॉन mp बराबर m0p और दूसरा है mp(c²). क्या किया भाई आपने दोनों तरफ नहीं, आपने क्या किया, आप ऐसा करें, दोनों तरफ mp यानी मास ऑफ मूविंग मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mp(v² बराबर 2 टाइम रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन मूविंग मास ऑफ प्रोटॉन c²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर दिया गया है लेट मी जस्ट एक मिनट, इक्वल टू द रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। ये हमने रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया है, सवाल दिया गया है रेस्ट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। हाँ, ये गड़बड़ है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको दिया गया है m0 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये m0 ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, m0 ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है मूविंग मास ऑफ प्रोटॉन और ये है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल में दिया गया है कि मास ऑफ प्रोटॉन यानी मूविंग मास ऑफ प्रोटॉन, ये जो है
1840 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इस तरह की वैल्यू दी गई है। तो क्या हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं? तो इसका मतलब है कि हमारे पास MPV जो है ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन C स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास MPV जो है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम, अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है C स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 1840 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर C स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई 300, ये वैल्यू आ जाएगी 80 पॉइंट ये वैल्यू आ जाएगी 60.65 M0E चूँकि स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो M0C हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास लेमडा p कितना है, तो मास ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन है, तो हो जाएगा H/MPV होगा। और हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया है कि MPV बराबर है 60.65 इंटू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई C। अब यहाँ हमें मालूम है कि ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34, ये हो जाएगा 60.65, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8। आपने रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है जो हम लोग लिखते हैं 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 है, ये सब है। तो अल्टीमेटली क्या है भाई आपके पास आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन जो है वो सब गुणा गणित करने के बाद आएगा 0.0004 एंगस्ट्रॉम, विच इज़ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। तो अगर हम इस एनर्जी कंडीशन के साथ अपने प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराएंगे तो भाई हमारे प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी हमारे सामने। ये दिख करके हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिब्रोगली वेवलेंथ सेक्शन।